लेकिन हालात ऐसे हैं। लेकिन एक एनडीए की भी हुकूमत रही है, अटल जी हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी लीडरशिप को भी इस देश ने देखा है कि शायद ग्रोथ रेट भी बढ़ा, लेकिन हम लोगों ने रेट ऑफ इन्फ्लेशन को भी नहीं बढ़ने दिया। विकास दर भी बढ़ी है, लेकिन महंगाई को भी हमने बढ़ने नहीं दिया है। वह समय भी एनडीए का इस देश ने अच्छी तरह देखा है। लेकिन इस यूपीए गवर्नमेंट का कि इकोनॉमिक्स का सिद्धांत ही मैं समझता हूं कुछ अजीबोगरीब है। विकास दर ऊंची हो, तेजी का दौर हो, तब भी महंगाई, विकास दर कम हो तब भी महंगाई। माने महंगाई से किसी प्रकार निजात हम लोगों को नहीं मिल सकती है, चाहे मंदी हो चाहे वो तेजी हो। पता नहीं महंगाई के साथ इस सरकार का क्या अफेयर है, यह हमारी समझ पड़े है। लेकिन पुराना संबंध है, क्योंकि जब ये सरकार आई है तब तब महंगाई तेजी के साथ बढ़ी है। हमारा यह मानना है ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच एक तालमेल होना चाहिए उपाध्यक्ष महोदय, जो जैसा कि हम लोगों ने एनडीए के शासनकाल में किया था जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। और मुझे वह दिन याद है कि जिस समय उन्होंने कहा था ग्रोथ रेट के बारे में कि हम 8% के टारगेट को अचीव करेंगे, तो इसी बेंच से कहा गया था, अपोजिशन में बैठे हुए थे लोग, उस समय यह कहा गया था कि यह मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। 8% के टारगेट को यह गवर्नमेंट कैसे अचीव कर सकती है, ग्रोथ रेट के टारगेट। लेकिन हम लोगों ने 8.4% तक ग्रोथ रेट के टारगेट को अचीव करने में सफलता प्राप्त की। अब डबल डिजिट ग्रोथ की बात तो दूर, अब डबल डिजिट महंगाई के दंश को हमारा यह देश झेल चुका है। यह बात सच है। अब थोड़ा रेट ऑफ इन्फ्लेशन में कमी आई है, वह जाकर 7.56 और 6.5% तक पहुंचा है। लेकिन महंगाई से देश को आज तक निजात नहीं मिली है। और कैसे हम लोगों ने इससे इस देश को छुटकारा दिलाया था, महंगाई को भी नियंत्रित करने के लिए, ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी मात्रा में जितना हैवी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, मैं समझता हूं कि वह हैवी इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने किया था, जिसका परिणाम था कि उसमें महंगाई नहीं बढ़ने पाई थी। रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए जितने हैवी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी, वह हैवी इन्वेस्टमेंट करने में भी हम लोग पीछे नहीं रहे। और इस सरकार की गलत नीतियों के कारण ही आज हालात इस प्रकार के पैदा हो गए हैं कि गांव में रहने वाले, गांव, गरीब, किसान, इनको जो आत्मनिर्भर होना चाहिए, आत्मनिर्भरता की बात तो दूर, अब यह सरकार के ऊपर ज्यादा जो है निर्भर होते जा रहे हैं। यह जो कुछ भी हो रहा है इस सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण हो रहा है। अभी मनरेगा की चर्चा की गई, गिरिजा व्यास जी ने भी अपने भाषण में कहा है और हमारे शशि थरूर जी ने उसकी बहुत प्रशंसा की है। ठीक है, मनरेगा कुछ लोगों को रोजगार इससे मिलता है, लेकिन मनरेगा की हालत क्या है? करप्शन की सीमा तक है। इस करप्शन से कैसे निजात मिलेगी? मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा। अप टू दिसंबर 11 तक 1,01,452 करोड़ का यह फंड एलोकेशन नहीं, यह खर्च हुआ है, यह एक्सपेंडिचर है। पिछले 6 वर्षों में इतना खर्च हुआ है। पर हाउस होल्ड वर्क डेज 2 वर्षों में उसमें तेजी के साथ गिरावट आई है। सरकार दावा करती है कि 100 दिनों का रोजगार मिलता है, कभी दावा करती है कि नहीं, कम से कम 75 दिनों का रोजगार पर हाउस होल्ड को, प्रति परिवार को मिलता है। ऐसा नहीं है श्रीमान। 2009-2010 में इसमें गिरावट आई है 54 डेज, और 2010-11 में और गिरावट आई है। केवल पर हाउस होल्ड 47 डेज का ही काम मिल पाता है। और इस फाइनेंशियल ईयर की बात बतला रहा हूं आपको, इस फाइनेंशियल ईयर में दिसंबर तक केवल 32 डेज पर हाउस होल्ड का यह रोजगार मिला है। फेक मास्टर रोल बन रहे हैं, फर्जी मास्टर रोल बन रहे हैं। जॉब कार्ड्स भी बनवाने के पैसे लिए जा रहे हैं। जाकर कोई गरीबों से पूछे तो नीचे जाकर क्या हालत है उनकी। उनको लो वेजेस, कम मजदूरी दी जा रही है, 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए। अब उन मजदूरों से जाकर हम लोगों ने बात किया है, इसलिए मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं। तो यह करप्शन जो मनरेगा में इस समय व्याप्त है, मैं श्रीमान ऐसा महसूस करता हूं इसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। आज भी गांवों से शहरों की ओर पलायन तेजी के साथ बढ़ा है, और यही कारण है कि मनरेगा का भी जो लाभ
आम लोगों को, आम गरीबों को मिलना चाहिए, उसका वह लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। किसानों के संबंध में मैं यहां पर चर्चा करना चाहूंगा। श्रीमंत, किसानों की हालत दिनों दिन बद से बदतर होती जा रही है। पिछली बार इसी सदन में 0 आवर में मैंने क्रॉप हॉलिडे की आंध्र प्रदेश की चर्चा की थी। यह बहुत ही गंभीर विषय है। यहां का किसान, Honorable members, please यहां का किसान maintain the decorum. क्रॉप हॉलिडे जैसे डिसीजन लेने के लिए वो मजबूर हो जाता है। क्यों इस प्रकार के हालात पैदा होते हैं? आप फूड सिक्योरिटी बिल लागू करने जा रहे हैं। यदि उत्पादन बढ़ेगा नहीं तो फूड सिक्योरिटी बिल आप भले ही पारित करा लें, यहां पर वह बन जाए, एक्ट बन जाए, लेकिन उसका लाभ जिन लोगों को मिलना चाहिए वह लाभ उन्हें कैसे मिल पाएगा, इसके बारे में भी सरकार को विचार करने की आवश्यकता है। कपास के बारे में आपने एक्सपोर्ट पर जो है पाबंदी लगा दी थी, लेकिन आपने एक्सपोर्ट की पाबंदी यह समाप्त करने की घोषणा की, लेकिन अब हमारी समझ से यह परे है। क्यों एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई गई? इंटरनेशनल मार्केट में स्वाभाविक है कि जो कपास का किसान होगा उसको अच्छी कीमत मिलती। किस सोच के आधार पर लगाई गई यह मैं कह नहीं सकता। और हालात तो आज ऐसे हो गए हैं, आलू, प्याज, टमाटर, यह सब सारी चीजें जो पैदा हो रही है। आलू 2 रुपया किलो किसानों का बिक रहा है श्रीमंत, आज हालत यह है। डिस्ट्रेस सेलिंग हो रही है। जितनी लागत लगी है आलू पैदा करने में, प्याज पैदा करने में, टमाटर पैदा करने में, वह लागत मूल्य भी किसानों का नहीं निकल पा रहा है। लेकिन आपने जो कृषि ऋण बांटा है, थोड़ी उसकी यहां पर चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा। आपने 4,75,000 करोड़ 2011 और 12 में आपने कहा है कि इतना लोन, इतना ऋण यह किसानों को दिया जाएगा अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए। इसके पहले 4,60,000 करोड़ का यह डिसबर्समेंट हुआ था किसानों को। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि चंडीगढ़ और दिल्ली, मैं समझता हूं चंडीगढ़ और दिल्ली की अधिकांश जो ये फार्म लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, उसका एक्विजिशन बहुत हुआ है, तेजी के साथ यहां पर हुआ है। तो वहां पर 32,400 करोड़ का लोन डिसबर्समेंट हुआ है। लेकिन यूपी, देश का सबसे बड़ा राज्य, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों को मिलाकर केवल 31,000 करोड़ का कर्ज वितरित हुआ है। कैसे किसान अपना उत्पादन बढ़ाएगा? मैं समझता हूं कि इस ओर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। मुझे तो लगता है कहीं इसमें भी कहीं कोई बड़ा घोटाला तो नहीं है, इसकी तरफ भी नजर डालने की आवश्यकता है। खाद्यान्न उत्पादन इस समय श्रीमंत पूरी तरह से रुक सा गया है। वैसे पिछली वर्ष यह बतलाया गया था कि 241.56 मिलियन टन उत्पादन हुआ है, और लेकिन मैं समझता हूं कि इतने उत्पादन से ही इस देश का कल्याण नहीं होगा। उत्पादन को और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इसलिए गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज पर के संबंध में रीथिंक करना चाहिए। पिछली सत्र में भी मैंने कहा था, आज फिर से भी अपनी बात को दोहराना चाहता हूं कि इस एग्रीकल्चर पॉलिसी के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करने के लिए संसद का एक 7 दिन 10 दिन का एक स्पेशल सेशन बुलाया जाना चाहिए कि एग्रीकल्चर पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, इस पर एक गंभीरतापूर्वक विचार हो सके। उसके लिए कुछ एक स्पेशल सेशन की आवश्यकता है। अब नेशनल फार्मर्स कमीशन यानी स्वामीनाथन कमीशन इस रूप में जो जाना जाता है, उसकी रिपोर्ट 2005 में आ चुकी है, आज तक उसे इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो मैं चाहता हूं कि स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा तो कम से कम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट पर भी हम लोग उस पर विचार करेंगे। क्या क्या चीजें अमल की जानी चाहिए, तुरंत उन्हें अमल में लाए जाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, संसद उसका भी सुझाव दे सकेगा। एग्रीकल्चरल लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की गई है, 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अभी अभिभाषण में मैं देख रहा था कि जो समय से कर्ज की अदायगी कर देंगे उनको 3% की छूट उनको दी जाएगी, यानी 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट में देना पड़ेगा। हमसे यदि कोई पूछे, मैं भी फार्मर कम्युनिटी से आता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा सरकार को यह दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, एक स्ट्रांग विल पावर के साथ यह फैसला करना चाहिए कि किसानों को, जो सचमुच खेती करने वाले लोग हैं, उन्हें 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मुहैया कराया जाएगा 1 साल के लिए। 1 साल के लिए 1 साल तक यदि वह कर्ज की अदायगी नहीं करते हैं, उसके बाद बढ़ाकर उनको 3% आप लीजिए, लेकिन 3% से ज्यादा
रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीकल्चर लोन पर किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए और 1 साल के लिए केवल 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही किसानों को कर्ज दिया जाना चाहिए। अब इस सरकार के इकबाल के बारे में क्या कहें, यह तो चुनाव परिणाम जो आए हैं उससे यह साफ जाहिर हो गया है कि सरकार का इकबाल इस समय कैसा है। लेकिन अब 2G स्पेक्ट्रम का ही मामला था, जो भी सुप्रीम कोर्ट का इधर फैसला आया है 122 लाइसेंसेस को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, मैं समझता हूं कि इसे केवल लीगल एंगल से ही नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि मॉरल और इथिकल एंगल से भी देखा जाना चाहिए। भले ही यह क्रिमिनल कल्पेबिलिटी का मामला न बनता हो, लेकिन इस सच्चाई को कौन नकारेगा उपाध्यक्ष महोदय कि मॉरल अथवा इथिकल कल्पेबिलिटी का यह मामला नहीं बनता है। इस सच्चाई को कैसे कोई नकारेगा। लेकिन सरकार, चाहे सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी फैसला हो गया, अब उसको उसने कोई नैतिक जवाबदेही होती है किसी सरकार की। हुकूमत केवल नियम और कानूनों से नहीं चलती है, हुकूमत चलती है तो सरकार के इकबाल से चलती है, सरकार की क्रेडिबिलिटी से चलती है, नैतिक बल से हुकूमत चलती है श्रीमान, ऐसे हुकूमत नहीं चलती है। यस बैंड एलोकेशन के मामले में जो कुछ भी हुआ है उसकी बहुत डिटेल में जाकर मैं यहां पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन देवास मल्टीमीडिया एंट्रिक्स के साथ उसकी डील हुई है, उसमें जो जो हुआ है समाचार पत्रों में आ चुका है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में जाकर उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूं। लेकिन सवाल यह उठा है कि वित्त मंत्रालय के द्वारा नियमों को तोड़कर देवास को क्यों समय समय पर मंजूरी दी जाती रही है, इसकी जांच की जानी चाहिए। क्यों ऐसा हुआ है। अब 18 मई 2006 को वित्त मंत्रालय की मेहरबानी से टेलीकॉम वेंचर्स LLC और कोलंबिया कैपिटल ने देवास में इन्वेस्टमेंट किया। ये दोनों कंपनियां देवास की अमेरिकी सब्सिडियरी हैं और कानून सब्सिडियरी की होल्डिंग कंपनी में निवेश संभव नहीं है। यह सब साधारण आदमी सच्चाई को जानता है, फिर भी नियमों में छूट दी जाती रही और यह सब सारी चीजें होती रही। और मैं तो यह मानता हूं कि ठीक है, उस डील को रद्द कर दिया है, लेकिन यह देखा जाना चाहिए कि उस समय देवास मल्टीमीडिया को जो बहुत सारी नियमों में तोड़ मरोड़ करके जो सुविधाएं दी गई हैं, जो छूट मुहैया कराई गई है, उसके पीछे इंटेंशन क्या रहा है, इसकी जांच तो होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगा कि जिस समय वह उत्तर देने के लिए खड़े हों तो कृपया सदन यह जानना चाहेगा कि इस प्रकार की वित्त मंत्रालय के द्वारा देवास मल्टीमीडिया को सुविधाएं क्यों मुहैया कराई गई, यह उनके द्वारा बताया जाएगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। उपाध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण को जब मैं देख रहा था तो अभिभाषण जब प्रारंभ होता है तो चौथे पैरा में ही करप्शन की चर्चा की गई है, ब्लैक मनी की चर्चा की गई है। मैं समझता हूं कि इस संसद में ही लोकपाल बिल हम लोगों ने एक पारित किया है, लेकिन केवल लोकपाल बिल पारित कर देने से ही करप्शन को हम मिनिमाइज कर देंगे, ऐसा दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है। मैं समझता हूं कि इसके लिए और भी बहुत सारे इफेक्टिव मैकेनिज्म की आवश्यकता होगी, उस संबंध में भी सरकार को विचार करना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल सैबोटाज जिस तरीके से राज्यसभा में हुआ है, सचमुच उससे सभी देशवासियों को बेहद पीड़ा हुई है, जबकि हमारा दल यह चाहता था कि 12 बजे के बाद भी सत्र चले और लोकपाल बिल पिछले सत्र में ही वह पारित होना चाहिए, लेकिन वह नहीं होगा। हमारे बगल में आदरणीय अडवाणी जी यहां पर बैठे हुए हैं, ब्लैक मनी के मुद्दे को 2009 में ही उन्होंने उठाया था, ब्लैक मनी के मुद्दे को। ब्लैक मनी के बारे में ज्यादा मुझे नहीं कहना है, कुछ बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने संसद में, प्रधानमंत्री जी अथवा वित्त मंत्री जी, मैं पूरा रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूं, यह आश्वासन दिया था कि वित्त मंत्री जी ने दिया था कि ब्लैक मनी पर एक व्हाइट पेपर जारी किया जाए। वित्त मंत्री जी ने कहा था व्हाइट पेपर जारी किया जाएगा। आज भी हम लोग व्हाइट पेपर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी जब इस चर्चा पर रिप्लाई करने के लिए खड़े होंगे तो निश्चित रूप से उनको वह यह बताएंगे कि ब्लैक मनी पर यह व्हाइट पेपर कब आ रहा है। हमारी चिंता तो उस समय जब ज्यादा बढ़ गई, जबकि इस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI के डायरेक्टर ने भी कह दिया कि लगभग $500 बिलियन की ब्लैक मनी दुनिया के दूसरे देशों में पड़ी हुई है, जो गलत तरीके से कमाई गई है। मैं समझता हूं कि उससे बड़ी जांच एजेंसी और कोई दूसरी इस देश में नहीं हो सकती है। श्रीमान, यह सब
सारा सिलसिला चल ही रहा था कि केवल चुनावी सफलता हासिल करने के लिए मजहबी आधार पर आरक्षण की घोषणा कर दी गई। और मैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं साफ कर देना चाहता हूं, जहां तक हमारे दल का सवाल है कि हम जाति, पंथ अथवा मजहब यानी कास्ट, क्रीड अथवा सेक्ट अथवा रिलीजन के आधार पर इंसान और इंसान के बीच नफरत करने वाले लोग हम नहीं हैं। हम इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले लोग हैं। लेकिन जब हमने देखा कि भारत के संविधान में मजहब के आधार पर आरक्षण देने की कोई व्यवस्था नहीं है और स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 1961 में यह कहा था कि सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण भारत के लिए एक छोटी सी गलती नहीं होगी, बल्कि भारत के लिए यह विनाशकारी होगा, भारत के लिए यह विभाजनकारी होगा। उसी पंडित जवाहरलाल नेहरू की विरासत की राजनीति करने वाले लोग आज उनकी मंशा के विपरीत जाकर मजहब के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं। भारत के संविधान सभा की बैठक में भी क्या क्या हुआ है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने सम्मानित सदस्य थे, सबने कहा कि एक बार धर्म और मजहब के नाम पर भारत माता के दो टुकड़े हो गए हैं, इसलिए धर्म और मजहब के नाम पर आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। आजाद भारत का पुनः विभाजन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जहां तक हम लोगों का मत है, हाँ, वही संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहा हूं। और जहां तक हम लोगों का प्रश्न है, हम कहते हैं हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, सिख है, कोई भी हो, जो भी गरीब हो उसे यदि आरक्षण का लाभ दिया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करेगी। लेकिन अब सामाजिक और शैक्षिक, सोशल और एजुकेशनल आधार पर जो पिछड़े हुए हैं उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, यह हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। यदि प्रधानमंत्री जी को लगता है कि इस प्रोविजन के कारण मुस्लिम्स को अथवा अन्य जो रिलीजन के लोग हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है, तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस के जो मानक हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनमें चेंज ला सकते हैं। अथवा यह सामाजिक और शैक्षिक जो पिछड़ापन है, इसे रीडिफाइन किया जा सकता है संसद को विश्वास में लेकर। यह क्यों नहीं हो सकता? लेकिन रिलीजन के बेसिस पर नहीं होना चाहिए। गरीबी तो सारे देश की, चाहे कोई किसी जाति, धर्म, मजहब का क्यों न हो, गरीबी तो दूर होनी चाहिए। यह तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसे चाहते हैं। और कहीं पर यदि इसमें कोई अड़चन आती है तो उसमें पूरी तरह से हम लोग सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अब कुछ ज्यादा तो नहीं कहना है, बस सब मिला जुलाकर इतना ही कहना चाहूंगा। इस समय हमारा, इस सरकार की गलत नीतियों के कारण हमारा देश इस समय संकट के दौर से गुजर रहा है। प्रतिपक्ष में होते हुए भी हम लोग पूरी तरह से इस देश को इस संकट से उबारने के लिए सरकार को सहयोग करने को पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन सरकार की विश्वसनीयता, सरकार का इकबाल इस समय देश से पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। मैं समझता हूं उसे रेस्टोर करने की जरूरत है। यदि सरकार उसे रेस्टोर नहीं कर सकती है तो मैं समझता हूं कि सरकार के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इतना ही निवेदन करते हुए और साथ ही साथ ये जो धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करते हैं।